देखिए इसके बेनिफिट समझाते हैं। एक रेगुलर जो जवान होता है ना, हम अभी इसमें ऑफिसर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम जवान की बात कर रहे हैं। देखिए ऑफिसर बहुत कम होते हैं, एक कंपनी में लगभग 3 प्लाटून होता है, जैसे 10 जवान का एक सेक्शन होता है और 3 सेक्शन को मिला के एक प्लाटून बनता है और 3 प्लाटून को मिला देंगे तो एक कंपनी बनती है और एक कंपनी को कमांड करता है एक ऑफिसर, यानी 90 लोगों की फौज पे एक ऑफिसर हो जाता है, 90 से 120, कभी कभी 4 प्लाटून का भी एक कंपनी बनता है। वो फर्दर वीडियो में हम आपको समझाएंगे, कंपनी, प्लाटून, सेक्शन, बटालियन, रेजिमेंट, ब्रिगेड, डिवीजन, इस सब में अंतर कभी समझा देंगे उसमें। तो एक रेगुलर जो जवान होता है, उस जवान को पूरा परमानेंट अगर ड्यूटी दीजिएगा तो भर्ती से लेकर उसकी जितनी सैलरी बनती है, अलावेंस बनता है, भत्ते बनते हैं, उसको पेंशन होता है, वो सब मिलाकर अगर जोड़ दीजिएगा तो 11 करोड़ रुपए आते हैं, 11 करोड़। और अगर यही जवान अगर हम टूर ऑफ ड्यूटी के तहत लेते हैं तो 3 साल का है, तो 3 साल में आप उसको कितना अलावेंस दे दीजिएगा, कितना खर्चा कीजिएगा, आप पेंशन का तो बवाले नहीं है, तो टोटल 90 लाख खर्च आएगा। तो हम यहाँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1 करोड़ लिख दिए, मान के चलिए 1 करोड़ आएगा। तो सोचिए जो रेगुलर जवान है वो 11 करोड़ और जो टूर ऑफ ड्यूटी पे आ रहा है 1 करोड़, यानी एक जवान पर कितना बचेगा, हमको 10 करोड़ बचेगा। दूसरा, ये तो पैसा बच ही गया, दूसरा ये जो फुल समय ड्यूटी करेगा, जैसे मान लीजिए कि हम ही आर्मी में भर्ती हो जाए तो अभी हम अच्छे से ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद क्या बुढ़ा जाएगा आदमी, अच्छे से नहीं ना ड्यूटी हो पाएगी, उतने बेहतरीन ढंग से नहीं हो पाएगा जितना कि यंग आदमी कर सकता है। तो इससे डबल फायदा टूर ऑफ ड्यूटी से। एक जवान के पीछे 10 करोड़ बच गया और सेना पूरी तरह जवान है, एकदम यंग है, समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया इससे फायदा। अब देखिए जरा ध्यान से, स्टार्टिंग हम लोग ट्रायल जो करने जा रहे हैं, शुरुआत में हम लोग 1000 सैनिकों को भर्ती करेंगे। तो देखिए बेनिफिट क्या होगा, हम 1000 सैनिकों को भर्ती करने जा रहे हैं। एक सैनिक पर कितना बेनिफिट है, 10 करोड़ का, तो 1000 पर कितना हो जाएगा, उसमें 10 से गुणा कर दीजिए, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ की बचत आ जाएगी, क्योंकि एक सैनिक पर हमारा बचत हो रहा है 10 करोड़ का, तो 1000 सैनिकों पर बचत कितना हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10,000 करोड़ का बचत हो जाएगा हम लोग को। अब इस बचत से 10,000 करोड़ से हम आधुनिक हथियार खरीद सकते हैं, आर्टिलरी खरीद सकते हैं, हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं। आप खुद सोचिए ना, 126 राफेल जहाजों की जरूरत थी, आ कितना रहा है, केवल 36, यानी 90 जहाज अभी कम आए हैं। अब सोचिए हमारे यहाँ पे तो पैसे, हथियार पे पैसे कम खर्च होते हैं और अपनी की टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं है जितना होना चाहिए। सेना के क्षेत्र में हम मतलब सेना में जो हथियार बनाना है तो उसमें हम लोग उतना मतलब संतोषजनक विकास नहीं कर पाए। मिसाइल टेक्नोलॉजी हम लोग की आगे है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर एविएशन सेक्टर है उसमें बहुत संतोषजनक विकास नहीं हुआ है। अब आप ऐसे अंदाजा लगाइए, 1 रैंक 1 पेंशन जब आया था तो आपको पता होगा ये क्या है 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब क्या है समझिए ध्यान से, कि जिस तरह से लोगों की सैलरी बढ़ती है, जैसे जो दरोगा 2010 में था या जो 1995 में दरोगा की जो सैलरी थी, क्या 2020 में वही सैलरी है? नहीं ना, सैलरी बढ़ रही है। तो 1 रैंक 1 पेंशन में क्या कहना है कि भैया जब सैलरी बढ़ रही है ना तो पेंशन भी बढ़ाइए। यानी जो आदमी, जो सिपाही 2020 में रिटायर हो रहा है उसका पेंशन जितना है उतना ही पेंशन उस सिपाही का भी होना चाहिए जो 2002 में रिटायर हो गया और अभी तक जिंदा है, मतलब मान लीजिए जीवित है। अब आर्मी को तो बहुत यंग एज में ना रिटायर कर दिया जाता है, तो मतलब कहना है कि पेंशन एकदम सेम होना चाहिए। तो इससे पेंशन पे बोझ इतना बढ़ गया है कि आर्मी ना अपने कुल बजट का लगभग 60%, बबुआ 60% लगभग केवल सैलरी और पेंशन में खर्चा हो जाता है। यानी जो आर्मी को पैसे मिलते हैं उस पैसे का 60% सैलरी और पेंशन में खत्म हो जाता है। बाकी में आपका डीजल का खर्चा है, ये वगैरह वगैरह खर्चे हैं, तो बहुत कम खर्च हो पाते हैं हम लोग का। अब ऐसे समझिए ध्यान से, हमारी आर्मी को टोटल 2.5 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं साल में, कि भैया इस 2.5 लाख करोड़ में आपको जो करना है करिए। अब 2020 का हम आपको बताते हैं, जो 2.5 लाख करोड़ मिले थे हम लोग को उसका हिसाब देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे है 2.5 लाख करोड़ का 2020 में। उस 2.5 लाख करोड़ में से 1,33,000 करोड़ हम लोग पेंशन देने में खर्च कर दिए, यानी लगभग आधा खर्च कर दिए पेंशन देने में, 1 रैंक 1 पेंशन का पेंशन पे। और हथियार कितने का खरीदे, 1,20,000 करोड़। आप अगर इसको जोड़िएगा तो लगभग 2.5 लाख करोड़ आ जाता है। तो ये हमारा 2.5 लाख करोड़ का हिसाब है, आधा निकल गया पेंशन सैलरी देने में, अब बाकी बचा। अब खुद सोचिए ना, पेंशन वगैरह का जो हमारा खर्चा है पेंशन का, उससे कम खर्चा है हमारे हथियार का। अब कहीं ना कहीं आपको भी अजीब लग रहा होगा सुन के कि भैया हम हथियार पे जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा पेंशन पे खर्च कर रहे हैं। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी है, इसके पीछे भले ये तर्क दिया जा रहा है कि आर्मी जवान रहेगी, सेना जवान रहेगी, ये तर्क दिया जा रहा है कि युवाओं में जो राष्ट्रवाद है, जो देश प्रेम है, उसका सही उपयोग होगा, लेकिन इसके पीछे जो मेन रीजन है वो आपको दिख गया कि आर्मी अपने पेंशन को बचाकर उस पैसे को मॉडर्नाइजेशन की ओर लगा सकती है। क्योंकि हमारे जो बगल में चाइना है ये बहुत ही ज्यादा अपने आर्मी पे पैसे खर्च कर रहा है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये जो सैनिक होंगे टूर ऑफ ड्यूटी पे, ये कैसे आएंगे? टूर पे जैसे घूमने जाते हैं, नहीं, इनका भी
वैसे ही बहाली होगी, वैसे ही भर्ती होगी जैसे एक रेगुलर आर्मी का होता है, वैसे ही ट्रेनिंग होगी जैसे एक रेगुलर आर्मी का। यानी अगर कोई जवान खड़ा है तो आप देख के नहीं कह सकते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी का है कि ये परमानेंट है, फिर आप उसके आई कार्ड को देखना पड़ेगा, उसका सर्विस रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि कौन सा ये जवान है, तब पता करेंगे। ट्रेनिंग भी एक ही जगह पर होगी, सैलरी भी एक मिलेगा, हर चीज एक रहेगी। फर्क बस ये रहेगा कि भैया आपको 3 साल पे रिटायर कर दिया जाएगा बस, अब और पेंशन नहीं दिया जाएगा। भर्ती सेम होती है। आप आर्मी की भर्ती देखे होंगे, हमारे देश के जितने युवा जवान होते हैं दौड़ लगाते हैं, वो लोग 4 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लगा के वो दौड़ लगाते हैं। फिर जो प्रोसीजर होती है उनका, वो उस प्रोसीजर के बाद वो लोग सेलेक्ट होते हैं, और सेलेक्ट होने के बाद तब वो कहाँ जाते हैं, आर्मी में जाते हैं। सबका पैरामीटर सेम रहेगा। आर्मी में अगर वो चले जाते हैं तो आप नहीं कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा जवान टूर ऑफ ड्यूटी का है और कौन सा जवान हमारा मतलब परमानेंट है। तो सब का सब क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा। आप समझ में आ गया आप लोग को कि ये टूर ऑफ ड्यूटी मेन और मेनली किसके लिए किया जा रहा है कि भैया हम अपने पेंशन पे हो रहे खर्च को कंट्रोल कर सके और अपनी सेना को मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे सके। जैसे हमारे सैनिकों का बैलिस्टिक हेलमेट नहीं रहता है, इंफ्रारेड रिकॉग्नाइजर नहीं रहता है, अभी भी हम लोग इंसास राइफल लेके चल रहे हैं लोग। तो ये सब चीज़ें, आर्मी की जो बूट होती है वो काफ़ी हैवी होती है, वजन में बहुत भारी होता है। अभी कई ऐसे बूट आ गए हैं आर्मी के पास, जैसे अमेरिकन सोल्जर का दिखेगा तो बूट बहुत मजबूत रहता है, जूता, और भारी नहीं रहता है। हमारे सैनिकों का बूट मजबूत है लेकिन भारी है। तो भैया उसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए।